नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास सीटेट जनवरी 2024 की एग्जाम के लिए हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास ये होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो जो पाठ आपके यानी कि जो पुस्तक होती है उसमें जो दिए गए चित्र होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरे में दिया है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। तीसरा दिया है कि चित्र जो है पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और चौथा दिया है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो यहाँ पर जो सबसे गलत हमें लग रहा है वो लग रहा है चौथा, कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो सटीक आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चित्र जो हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब आपके सामने एक बात आ रही है, अमूर्त क्या होता है। तो आपने सुना होगा मूर्त चीजें क्या होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें कहलाती हैं मूर्त। ठीक है, लेकिन अमूर्त चीजें वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल उनके बारे में हम फील कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो आती हैं अमूर्त चीजों के अंतर्गत आती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं उनमें चित्रों का वर्णन किया जाता है और उन्हीं चित्रों के माध्यम से बच्चा उसको फील कर पाता है और उनको देख सकता है। तो ये सारी चीजें अमूर्त के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, इसी वजह से इनका जो है चित्रण पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो बताइएगा भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको हम बता दें, आपने पढ़ा होगा कि जो है भाषा के जो कितने कौशल होते हैं। तो भाषा के आपने 4 कौशल पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा होगा श्रवण यानी कि सुनना। ठीक है, सुनना हो गया एक तो। ठीक है, एक होता है आपका लिखना यानी कि लेखन कौशल हो गया, लिखना हो गया। एक आपका होता है बोलना और क्या होता है, एक पढ़ना। ठीक है, तो ये 4 कौशल आपने पढ़े हैं। ये होते हैं भाषा के 4 प्रमुख जो कौशल होते हैं। ये 4 होते हैं, सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल इसमें से हो जाएंगे बोलना और लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सुनकर और पढ़कर जो है हम क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण किया जाता है। किससे? सुनकर और पढ़कर। ठीक है, लेकिन जब बोला जाता है और जब लिखा जाता है तो ये आते हैं अभिव्यक्ति में, यहाँ पर ये जो है सहायता करते हैं। तो ये आ जाएंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत। ठीक है, बोलना और लिखना किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत। और सुनना और जो पढ़ना होगा इनसे हमें अर्थ ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा सभी लोग। तो कौन सा जो है उत्तर होगा इसका। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और चौथा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो इसमें जो नहीं होगा उद्देश्य वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यानी कि केवल रटना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर
तीसरा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण करना, इसका उद्देश्य होता है। लेकिन उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है नहीं कौन सा है, तो केवल कंठस्थ करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, और ये सारे के सारे जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जो आपकी सीटेट की प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। सबसे पहले आपको हम बता दें, एक होता है निदानात्मक परीक्षण और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक में क्या होता है कि बच्चा, मान लीजिए कि आप कोई उसको पढ़ाते हैं, कोई लेसन पढ़ाते हैं और वो बच्चा गलती कर रहा है, तो उसको कहाँ पर समस्या आ रही है उसका पता लगाना, उसके कारण का पता लगाना, ये होता है आपका निदान। ठीक है, और जब आपने कारण का पता लगा लिया फिर उसका आपने उपचार कर दिया। ठीक है, उस कारण का, जहाँ पर उसकी समस्या आ रही थी, उसका जब आपने उपचार कर दिया तो ये हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर करेगी? समस्याओं के कारणों को जो है सही पहचान पर। ठीक है, यानी कि अगर आपको समस्या जो हो रही है बच्चे को, उसका कारण पता चल जाए तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको उसका कारण ही नहीं पता चल रहा है कि बच्चा गलती कहाँ पर कर रहा है, क्या इसको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप बताइएगा कि आप उपचार उसका कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो जरूरी चीज है वो है समस्याओं के जो कारण हैं उनका सही से पहचान करना, उनकी जो है अगर हमें पहचान हो जाएगी तभी हम बच्चे का उपचार कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताइएगा, कौन सा कथन यहाँ पर उचित है भाषा कौशलों में। चार हमने आपको कौशल बताए हैं, उनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो चारों कौशल हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आप एक भाषा शिक्षक के रूप में हैं, कोई बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें जो है आप एक भाषा शिक्षक के रूप में हैं और आपको बताना है कि आप उस पर किस बात को यहाँ पर अधिक महत्व देंगे। पहला है बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बिल्कुल सही है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, यह भी ठीक लग रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना, तो केवल व्याकरण सिखाना इसका उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ऐसा नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं बच्चे गलत बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, केवल स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग पर बल नहीं देना है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन होगा कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अगर हम अवसर प्रदान करेंगे तो बच्चा जो गलती कर रहा है उसमें सुधार करेगा और प्रैक्टिस से ही वह जो है धीरे धीरे सीखेगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर, क्या लिखा है, हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि, तो क्यों करते हैं कठिनाइयों का सामना? पहला ऑप्शन है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हिंदी होती है और उनकी जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इस वजह से उनको कठिनाई आती है। दूसरा देखते हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तो बिल्कुल नहीं, अरुचि क्यों होगी? हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो कठिन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अध्यापक वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, प्रायः जो हिंदी और उनकी जो मातृभाषा है उनकी संरचना में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, इसकी वजह से बच्चों में शुरुआत में जो है कठिनाई आती है हिंदी सीखने में। ठीक है, लेकिन जब बच्चे उसको अच्छे से पढ़ते हैं और जो अध्यापक होता है उसको उस विषय को कहानी के माध्यम से, रुचिकर माध्यम से पढ़ाने का यहाँ पर काम करते हैं, तो बच्चे बहुत ही आसानी से जो है हिंदी भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है,
तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको 4 कौशल आपको बताए थे, ठीक है? सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो उसमें से एक कौशल है बोलना। तो इस कौशल में महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा? क्या महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी केवल महत्वपूर्ण है क्या? दूसरा दिया है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तीसरा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। चौथा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर लगभग हमें सभी सही दिख रहे हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में आपको सबसे सटीक उत्तर बताना है। कौन हो जाएगा? तो इनमें से सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात जो है कह सकना। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? संदर्भ और स्थिति के अनुसार, यानी कि वहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बात कहना, ये सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। किसमें? बोलना जो कौशल है इस वाले में, ठीक है? क्योंकि आपको अगर स्थिति का ज्ञान नहीं है तो आप गलत भी बोल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्लासरूम में हैं तो किस तरीके से आपको बोलना है, टीचर के सामने कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो स्थिति का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो प्रतिकूल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नेगेटिव, ठीक है? अगर अनुकूल होता तो पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पर पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी कि उसके विपरीत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर विपरीत है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर प्रतिकूल है, यानी कि गलत है कि केवल व्याकरण के ही सिखाने से जो बच्चा है वो भाषा का जो उसके अंदर विकास होगा वो शीघ्रता से होगा, ठीक है? तो रटना बिल्कुल नहीं सिखाना है, केवल उसको व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा है कि बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो भैया बच्चे प्रसन्न तो होंगे ही, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है सटीक आंसर। तीसरा दिया है कि बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ठीक है? अगला है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहानी अगर टीचर सुना रहा है तो सभी बच्चे अनुशासित हों, कोई ना कोई तो ऊधम मचा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर होगा वो होगा बच्चों की कल्पना शक्ति यहाँ पर बढ़ती है और जो चिंतन की जो उनकी शक्ति है उसका विकास होता है, ठीक है? आप बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो बच्चों की जो चिंतन शक्ति होगी, अगर आप उसको बताएंगे कि इस तरीके से एलियन होता है, इस तरीके से परियां होती हैं, तो वो उसमें सोचता है, ठीक है? विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो इससे उसकी जो है चिंतन शक्ति बढ़ती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिएगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बताइएगा। लेखन कौशल का यहाँ पर अगर आपको मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि यहाँ पर सबसे बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, फिर है श्रुतलेख, फिर है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है? तो पाठ के आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर बच्चे को हम लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है, लेखन कौशल का हम मूल्यांकन अगर जब हम करेंगे तो सबसे जो सटीक आंसर होगा इसका वो होगा अपने अनुभवों को लिखना। बच्चे अगर अपने अनुभवों को लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, तो वो सबसे यहाँ पर बेहतर विधि मानी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बताइएगा सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। दूसरा देख लेते हैं कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है कि बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना।
भाषा संसाधनों का अभाव है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो सटीक है वो है ऑप्शन नंबर पहला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए जो उचित रणनीतियां हैं इनको तय करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या फिर साधन है। तो जहां पर आपको एकमात्र दिख जाए या फिर केवल दिख जाए तो ये ऑप्शन हमेशा नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अनावश्यक है तो बिल्कुल नहीं है, आवश्यक होती हैं जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं। साध्य है तो ये भी नहीं होगा, साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकों का रोल होता है वो साधन के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गृहकार के बारे में कौन सा कथन उचित है। जो गृहकार आपको HW होमवर्क दिया जाता था जब आप छोटे थे, और जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो बच्चों को भी आप लोग गृहकार देंगे, तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर उचित है ये आपको बताना है। ठीक है, जब आप परीक्षा में बैठें तो अपने आप को एक अध्यापक के रूप में वहाँ पर बैठाइएगा, तभी आप ये जो पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और बच्चों को गृहकार आपको देना है। ठीक है, तो उसके लिए कथन आपका कौन सा यहाँ पर उचित है ये आपको बताना है। गृहकार देना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ठीक ठाक लग रहा है ये ऑप्शन। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। गृहकार अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये तो बात नहीं जम रही भैया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम होमवर्क दे रहे हैं, तो वहाँ पर अभिभावक का रोल कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। अगला है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। ये बात तभी ठीक लग रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, गृहकार कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो केवल अभ्यास मात्र नहीं होता है, क्योंकि जो हम वहाँ पर क्लास में जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम जो और क्वेश्चन देते हैं तो उसको केवल अभ्यास मात्र के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया था कि गृहकार देना अति आवश्यक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे सही होगा अब आप समझ लीजिएगा। स्तर के अनुसार मतलब कि अगर मान लीजिए कि कक्षा 1 का कोई बालक या बालिका है, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी के स्तर के अकॉर्डिंग आप जो है उसको होमवर्क देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 2 का बालक है, आप उसको कक्षा 5 के सवाल आप उसके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है और वो किस स्तर पर है, कौन सी क्लास में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, बताइएगा, पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा। असत्य कथन इसका हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही क्या कहलाता है, भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और ज़्यादा वीडियो हमने बड़ा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहली क्लास है। धीरे धीरे हम इसमें और क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप लोग जरूर करिएगा। और इससे पहले एक और हम आपको बता दें कि ये जो सीटेट जनवरी 2024 जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका जो टॉपिक वाइज हम यहाँ पर पहला पूरा कॉन्सेप्ट आपको करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।